मुस्लिम ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपके साथ अली इमाम। हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 में हम इससे पहले वाले लेक्चर में हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को स्टडी किया था। अब हम लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस को स्टडी करने जा रहे हैं। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस का मतलब क्या है? गैसेस को लिक्विफाई करना, कि गैसेस को हम कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं। गैसेस को लिक्विफाई अगर हमने करना हो तो हमें क्या काम करना होगा। देखें, हम सब जानते हैं कि ये जो तीनों फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ही है। गैस गैस क्यों है, लिक्विड लिक्विड और सॉलिड सॉलिड क्यों है, उसकी मेन वजह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का है। तो गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, सॉलिड में गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, लिक्विड में इंटरमीडिएट होती हैं और सॉलिड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। यानी अगर मैंने किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो फिर मुझे करना क्या होगा? मुझे उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। अब गैस को लिक्विफाई करने के लिए किस असूल के तहत हमने, किस प्रिंसिपल को फॉलो करना है, किस असूल के तहत हमने गैस को लिक्विफाई करना है, किस असूल के तहत गैस लिक्विफाई होती है, वो जनरल प्रिंसिपल क्या है, हम उसको स्टडी करते हैं। देखें, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिक्विफैक्शन, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस का जो जनरल प्रिंसिपल है वो क्या है? जनरल प्रिंसिपल। देखें, लिक्विफैक्शन का जो जनरल प्रिंसिपल है उसमें हमें दो काम करने हैं। नंबर 1, हाई प्रेशर एक्सर्ट करना है, और नंबर 2 जो दूसरा काम करना है, लो टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर को कम करना है। देखें, जब हम हाई प्रेशर लगाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक मकसद हमारा यही है ना, हमने अगर स्टेट चेंज करनी है तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्रिएट करवाना। मसलन हम एक डायग्राम देखते हैं, ये मेरे पास कोई सिलेंडर के अंदर गैस है, ये इस गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने अगर इसको लिक्विफाई करना है तो मैं इसके ऊपर हाई प्रेशर लगाता हूं, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगे। तो क्या इतना काफी होगा कि हम हाई प्रेशर लगा दें, मॉलिक्यूल्स करीब आ जाए, उनमें दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट हो जाए और फिर गैस लिक्विफाई हो जाए? नहीं। जब हम हाई प्रेशर लगाएंगे, मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट भी होंगी, लेकिन जैसे ही हम प्रेशर को रिमूव करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास वैसी ही है पहले जैसी उनके पास पहले थी बिफोर अप्लाइंग प्रेशर, तो काइनेटिक एनर्जी पहले जैसी होने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स फिर दूर दूर चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमें उनकी काइनेटिक एनर्जी को भी कम करना होगा, और काइनेटिक एनर्जी चूंकि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो हमें टेम्परेचर कम करना होगा। तो जो जनरल प्रिंसिपल लिक्विफैक्शन का है वो है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों लगाते हैं? विच ब्रिंग्स मॉलिक्यूल क्लोजर। हाई प्रेशर जो है वो मॉलिक्यूल्स को करीब करीब ले जाए, और लो टेम्परेचर विल डिप्राइव देम फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी। डिप्राइव का मतलब होता है महरूम करना। हम जब काइनेटिक एनर्जी कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जब कम होगी तो फिर मॉलिक्यूल्स वहां स्टे करेंगे। यानी जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट होंगी, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, तो वो वहां पे स्टे करेंगे, उनको टाइम मिल जाएगा सफिशिएंट कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को और ज्यादा मजबूत कर लें और अपनी स्टेट को चेंज करें, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चले।
तो जनरल प्रिंसिपल लिक्विफेक्शन में क्या है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर मॉलिक्यूल्स करीब लाएगा मॉलिक्यूल्स को, और जो लो टेम्परेचर होगा वो उनकी काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा। अब सवाल ये है कि हमने टेम्परेचर कम करना है, कितना टेम्परेचर कम करेंगे। अब अगला सवाल ये है कि हमने टेम्परेचर कम तो करना है, कहाँ तक, कितना टेम्परेचर कम करेंगे। तो हम किसी भी गैस को जब लिक्विफाई करने लगेंगे तो हम उसे ठंडा करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी गैस का वो टेम्परेचर होता है द टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड। आप जितना मर्जी प्रेशर लगा लें, जितना मर्जी ज्यादा प्रेशर लगा लें, इस टेम्परेचर से अबव आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। यानी हमें लिक्विफाई करने के लिए इस टेम्परेचर तक किसी भी गैस को जिसको हम लिक्विफाई करना चाहते हैं ठंडा करना जरूरी होगा। टेम्परेचर यहाँ तक कम करना जरूरी होगा। इस टेम्परेचर के अबव हम किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। या हम इसको यूं भी डिफाइन करते हैं द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, कि वो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर इस टेम्परेचर से हम ऊपर चले जाते हैं तो वो सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर हम इस टेम्परेचर से नीचे आ सकते हैं तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट जरूर करेगा। हम क्रिटिकल टेम्परेचर को TC से शो करते हैं। ये T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, स्मॉल c का मतलब है क्रिटिकल टेम्परेचर, और CO2 का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 31.1 डिग्री है सेंटीग्रेड। यानी अगर आप CO2 को लिक्विफाई करना चाहते हैं तो हम CO2 को पहले 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिक्विफाई करेंगे और सॉरी ठंडा करेंगे। अगर हम इस टेम्परेचर तक ठंडा नहीं करते तो CO2 को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। यानी अगर CO2 की लिक्विफेक्शन करनी है तो पहले 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद हम प्रेशर अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू ब्रिंग लिक्विफेक्शन। अगर मैं टेम्परेचर 31.1 डिग्री की बजाय 31.5, 31.9, 31.8 कर देता हूँ या 32, 33 करता हूँ, तो मैं CO2 को जितना मर्जी प्रेशर लगा लूँ लिक्विफाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर एक लिमिट है। ये वो हाईएस्ट टेम्परेचर है जिस पे ये एग्जिस्ट कर सकती है एज अ लिक्विड। इसके अबव कभी भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो अब जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर तक ठंडा कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब सवाल ये उठता है कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे। हम प्रेशर अप्लाई करेंगे अप टू क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? क्रिटिकल प्रेशर होता है द मिनिमम प्रेशर required at critical temperature in order to bring liquefaction of gas या liquefaction of वो कम से कम प्रेशर जो हमें क्रिटिकल टेम्परेचर पर रिक्वायर्ड होता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे तो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पर जितना प्रेशर हमें चाहिए होगा तो उस प्रेशर को हम क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। और क्रिटिकल प्रेशर ऑफ CO2 इसको हम PC से डिनोट करते हैं, और CO2 का लिक्विड जो क्रिटिकल प्रेशर है वो होता है 72.9 atm, ऑलमोस्ट 73 atm। यानी अगर मैंने लिक्विफाई करना है CO2 को, अगर मैंने CO2 को लिक्विफाई करना है तो पहले मुझे 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैं इसको ठंडा करूंगा। जब मैं इस टेम्परेचर तक ठंडा कर दूंगा मैं 72.9 atm प्रेशर अप्लाई करूंगा तो मेरी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इकट्ठी होना लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगी।
अब इसमें एक तीसरी चीज होती है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? क्रिटिकल वॉल्यूम होता है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट इट्स क्रिटिकल temperature and critical pressure। क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पर कोई गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है हम उसको क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। और CO2 का जो क्रिटिकल वॉल्यूम है वो होता है 96 सेंटीमीटर। यानी CO2 जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पर 96 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या गैसेस की नेचर का क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल प्रेशर पर कोई इफेक्ट होता है। मसलन हमें पता है कि कुछ सब्सटेंस, कुछ गैसेस जैसे कि अमोनिया, अमोनिया गैस जो है ये पोलर गैस है, और जो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन गैस है ये नॉन पोलर गैसेज है। अब अमोनिया गैस पोलर है, इस पोलर होने की वजह से अमोनिया के मॉलिक्यूल के दरमियान पहले से ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। जबकि नाइट्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस या CO2 गैस की अगर हम बात करें तो ये नॉन पोलर गैसेज हैं। आर्गन की बात करें, हीलियम नियॉन की बात करें, ये नॉन पोलर गैसेज हैं। तो पोलर गैसेज और नॉन पोलर गैसेज जो होती हैं इनके क्रिटिकल और टेम्परेचर के प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। यानी अब यूं कहें कि इफेक्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं पोलराइजेबिलिटी का क्या इफेक्ट होता है क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर। तो याद रखें कि जो पोलर गैसेज होती हैं उनके क्रिटिकल टेम्परेचर नॉन पोलर गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर अमोनिया गैस जो है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 132 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 132 डिग्री सेंटीग्रेड एक बहुत सारा टेम्परेचर, हमारे आमतौर पे जो रूम टेम्परेचर अगर गर्मियों में भी हो तो वो 45-50 से ज़्यादा नहीं होता। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैंने अमोनिया गैस को लिक्विफाई करना है तो मुझे इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 132 डिग्री है। 132 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जो भी टेम्परेचर होगा मैं उस टेम्परेचर पर अमोनिया गैस को लिक्विफाई कर सकता हूँ, क्योंकि हमने क्रिटिकल टेम्परेचर का पढ़ा है वो टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर जिससे ऊपर कोई गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। यानी इस टेम्परेचर से नीचे तो हम किसी भी गैस को कोई भी कोरिस्पॉन्डिंग प्रेशर या मिनिमम प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई कर सकते हैं। तो यानी अगर मैं अमोनिया गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर 132 डिग्री है तो मैं अमोनिया गैस को सिंपली लिक्विफाई करने के लिए क्या करूँगा, मैं अमोनिया गैस के ऊपर प्रेशर लगाऊंगा, सूटेबल प्रेशर हम लगाएंगे तो अमोनिया गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। यानी पोलर गैसेस के जो क्रिटिकल टेम्परेचर हैं वो हाई होते हैं। अब सवाल ये कि हाई क्यों होते हैं? इसलिए हाई होते हैं कि हम टेम्परेचर को कम कर ही इसलिए रहे हैं कि वो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आ जाएं तो वहां पर स्टे करें, उन्हें सफिशिएंट टाइम मिले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट होने के लिए। अगर पहले से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट होंगी इसका मतलब वो पहले से कुछ ना कुछ उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि पहले से अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं तो हम जब मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे और पोलर मॉलिक्यूल जो होंगे उनके दरमियान पहले से ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कुछ ना कुछ मौजूद होंगी। जब पहले से ही कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होंगी तो इसका मतलब यह है कि फिर हमें ज्यादा टेम्परेचर तक उनको ठंडा करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान पहले से ही वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं।
जिसकी वजह से उनकी पोलराइजेबिलिटी हाई होती है, जिसकी वजह से पोलर गैसेस के जो क्रिटिकल टेम्परेचर हैं वो नॉन पोलर गैसेस से हाई होते हैं। मसलन अमोनिया का 122 डिग्री है, CO2 का 31.1 डिग्री है, और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इसका गालबन -118 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये नॉन पोलर गैस है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पोलर गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर नॉन पोलर से ज़्यादा क्यों होते हैं? इसलिए कि उनकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो पोलर होती हैं और उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिडक्शन ज़्यादा आसानी के साथ या पहले से मौजूद होती हैं, जबकि नॉन पोलर जो होती हैं गैसेस उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद नहीं होती, लिहाजा हमें उनको ज़्यादा टेम्परेचर तक ठंडा करना पड़ता है, ज़्यादा करीब लाना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रिटिकल टेम्परेचर पर असरअंदाज होते हैं। 3 फैक्टर हैं जो क्रिटिकल टेम्परेचर पर असरअंदाज होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 साइज। अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि साइज बड़ा होने से पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। जब पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, पोल बनाने की सलाहियत ज्यादा होगी, तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्रिएट होना ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरा फैक्टर है नेचर। नेचर से मुराद है पोलर है या नॉन पोलर है। मसलन अमोनिया पहले से ही पोलर है तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, जबकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है तो उनकी क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगी। और तीसरा फैक्टर जो होता है वो होता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल किस तरीके से असरअंदाज होती है? देखें, मैं इसमें एग्जांपल ले लेता हूँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की। जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और नॉर्मल अल्कोहल जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक होंगी, जबकि नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल जो है इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ज्यादा होंगी, क्योंकि नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल जो है इसकी स्फेरिकल शेप है, जबकि नॉर्मल जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है उसमें ब्रांचेज आ गई हैं। ब्रांचेज आ जाने की वजह से उसकी शेप स्फेरिकल नहीं है, तो उनमें जो मॉलिक्यूल्स की पैकिंग होगी वो क्लोज पैकिंग नहीं होगी, जबकि नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल में जो मॉलिक्यूल्स की पैकिंग होगी वो क्लोज पैकिंग होगी। तो इस यानी इसका मतलब यह है अगर शेप स्फेरिकल होगी, साइज बड़ा होगा, तो इन मॉलिक्यूल के क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होंगे। अगर शेप स्फेरिकल नहीं होगी तो फिर उनके और साइज छोटा होगा, तो फिर हम कहेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर भी कम। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक जनरल प्रिंसिपल। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। जनरल प्रिंसिपल में हमने पढ़ा कि हमें गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्रिएट करना है। हमें हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे जो मॉलिक्यूल्स को करीब लेके आएगा। लो टेम्परेचर हम रखेंगे जो भी काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा। फिर हमने देखा कि हमने टेम्परेचर कम करना है, कितना कम करना है, तो अप टू क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि वो टेम्परेचर जिसके अबव किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, जिस टेम्परेचर से अबव कोई गैस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसको हम TC से डिनोट करते हैं, और हमने एग्जांपल के तौर पे CO2 की एग्जांपल ली जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री होता है। फिर हमने क्रिटिकल प्रेशर को देखा कि जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस को ठंडा कर लेंगे तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, और इसको हम कोरिस्पोंडिंग प्रेशर भी कह देते हैं, क्योंकि अगर हमने CO2 गैस को 31 के बजाय 20 डिग्री तक ठंडा कर लिया तो फिर हमें 72.918 प्रेशर नहीं चाहिए, फिर हमें इससे भी कम प्रेशर चाहिए होगा। इसलिए हम इसको मिनिमम या कोरिस्पोंडिंग प्रेशर कहते हैं एट क्रिटिकल टेम्परेचर इन ऑर्डर टू ब्रिंग लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस एट दिस क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पर जो गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी हम उसको क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। पोलर गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होते हैं क्योंकि उनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, और नॉन पोलर की पोलराइजेबिलिटी कम होती है, इसलिए उनके क्रिटिकल टेम्परेचर कम होते हैं, उन्हें हमें ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर असरअंदाज होते हैं? साइज बड़ा होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा। नेचर, अगर पोलर गैसेज हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होंगे, अगर नॉन पोलर गैसेज हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर कम होंगे। शेप, अगर स्फेरिकल है
तो क्लोज पैकिंग होने की वजह से मॉलिक्यूल जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। और अगर ब्रांचेस आ जाएंगी तो फिर क्रिटिकल टेम्परेचर उनका कम होगा, क्योंकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जॉउल थॉमसन इफेक्ट और लिंस मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। शुक्रिया।